हेलो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन के बारे में लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और पॉलन ग्रेन के ही कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि एलर्जी और न्यूट्रिएंट के बारे में। तो देखो, हम लोग यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे और प्योरली केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे कवर अप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको प्योरली 100% एनसीईआरटी स्टडी करनी है देन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो देखो, ये छोटे से टॉपिक में सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं पहले एक ऊपर से एक सरफेस लेवल पे बता देता हूँ कि एक्चुअल में हमें क्या पता करना है इस टॉपिक के अंदर। देखो, पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। अगर एलर्जी कर रही है तो कई सारे और डिसऑर्डर भी करेगी, बीमारियां हो रही हैं, है ना। जैसे कि ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कर देगा, यानी ब्रोंकाई जो हमारी श्वास नली है अंदर, उसमें प्रॉब्लम करेगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। पहले पॉइंट में हमें केवल इतना ही पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन एलर्जी होती है, वो किस तरह की बीमारियां कॉज कर सकती है, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस आ जाएंगे। अस्थमा प्लस ब्रोंकाइटिस, ए प्लस बी याद रखना है आपको, बस अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस के बारे में बात यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आता है कि सेकंड पॉइंट को इन द फॉर्म ऑफ अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो ये है कि किसी एक प्लांट का नाम बताओ जो पॉलन एलर्जी कॉज करता हो। आंसर पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है। तो पार्थीनियम या कैरेट ग्रास एक ऐसा प्लांट है जो इंडिया में कंटेमिनेंट होकर के आ गया था, एज ए कंटेमिनेंट आया था विद इम्पोर्टेड वीट। तो जब वीट का इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, तब ये बाहर से आ गया था, ठीक है, और ये पॉलन एलर्जी कॉज करने लगा। फिर हम आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि पॉलन ग्रेन एज ए न्यूट्रिएंट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो देखो, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और यही एक रीज़न है कि बहुत से लोग फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इनको यूज करने लगे। इनकी टैबलेट बनने लगी, मार्केट में टैबलेट अवेलेबल हो गई, है ना। अब सोचो यार, कहीं हमको एक कितना सारा खाना खाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें जो एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या बेनिफिट था कि चलो 2 गोलियाँ खा ली, एक टेबलेट खा ली, टेबलेट से ही काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो इसको अभी कुछ रिसेंट ईयर में एक फैशन बना दिया गया कि पॉलन टेबलेट खाना, ठीक है। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो पॉलन प्रोडक्ट्स जो थे वो टैबलेट के फॉर्म में तो आ रहे थे, और सिरप के भी फॉर्म में आ रहे थे, और ये मार्केट में अवेलेबल है। सो पॉलन कंजप्शन अगर देखा जाए तो उसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ किया गया है, जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो हॉर्स रेसेस होती हैं, है ना, घोड़े जहाँ पर रेस करते हैं, तो उन लोग को ज़्यादा खिला दिया जाता है ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें, ठीक है। हालांकि इलीगल है, ठीक है, ऐसे आप नहीं खिला सकते, लाइक नो, आप परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप उसको कर रहे हैं। फिर देखो, ये कुछ पैकेट्स दिए गए हैं जो बाहर की कंट्रियों में आसानी से बिक रहे हैं, जैसे कि बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड लिखा हुआ है इस पर, है ना, इंग्लैंड से है, नेचुरल बी से बना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो बी पॉलन है, देखो बी नाम से ही है, बी हनी बी का बना हुआ है, तो ठीक है, पॉलन जो था हनी बी से भी बना रहे थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायबिलिटी पीरियड के बारे में। अभी देखो, वायबिलिटी पीरियड, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, ये पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा के पास, ठीक है। कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा के पास। पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास खास बात ये होती है कि पोलन ग्रेन जब शेड हो गया, शेड होने के बाद इसको स्टिग्मा तक पहुंचना है, और स्टिग्मा तक वायबिलिटी पीरियड के अंदर ही अंदर पहुंच जाना है। जैसे मान लो पोलन ग्रेन कोई है और उसका 3 घंटे का वायबिलिटी पीरियड है, तो उसको 3 घंटे के अंदर स्टिग्मा तक पहुंचना है, वरना फिर वो बेकार हो जाएगा, फिर वो आगे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी या पावर उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से वायबिलिटी पीरियड्स तो अलग अलग पोलन ग्रेन, यानी अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन्स का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, वंस दे आर शेड, एक बार जब ये शेड हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, तक इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी लूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या लगता है कि पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है? तो उसका आंसर भी मैंने दिया, डिपेंड करेगा ऑन द प्लांट्स, हर प्लांट में अलग अलग होती है।
जैसे राइस एंड व्हीट की बात करें, इस वाले पॉइंट को भी थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ देते हैं, राइस एंड व्हीट वाला, ताकि एक कनेक्शन बना रहे पॉइंट्स में। हाउ लॉन्ग पूछा गया ना, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई देखो, कुछ सीरियल्स की बात हो रही है, सीरियल्स जस्ट लाइक राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट में देखें तो वाइब्रेटी 30 मिनट की होती है, जबकि रोजेसी, ल्यूमिनेसी और सोलनेसी की बात करें, ये 3 फैमिलीज़ हैं, इनकी बात करें, इनकी महीनों तक होती हैं। अगर कभी भूल जाना और नीट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि 30 मिनट वाइब्रेटी किसकी थी, सीरियल्स की थी। सीरियल्स में भी स्पेशली यहाँ पे एग्जांपल कौन से दिए गए हैं, राइस और व्हीट, ठीक है। और रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, यानी फैमिली की बात करें तो मंथ लगा देना, और अगर आपको पर्टिकुलर एक एग्जांपल दिख जाए तो 30 मिनट, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका आंसर सही हो जाए। बाकी सही तरीका क्या है कि आपको पर्टिकुलरली याद होना चाहिए, राइस एंड व्हीट 30 मिनट्स एंड फैमिलीज़ यानी कि रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इनमें कई महीनों तक ये मेंटेन रह सकती है। अब बात करते हैं कि इसका वायबिलिटी जो है किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा। उसका आंसर हमारे ऊपर वाले पॉइंट में था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जैसे सुना होगा आपने कि भाई सीमेन है या स्पर्म, इन चीज़ों का कलेक्शन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, है ना। वैसे ही पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर करते हैं, कई सालों तक इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। क्यों? ताकि पॉलन बैंक में ये सेव रहें और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, सीड बैंक में इनको हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनका यूज कर सकें। जैसे मान लो एक प्लांट है, उसका पॉलन ग्रेन आपने संभाल के रख लिया और वो पॉलन ग्रेन हमारे पास है, तो इसका मतलब उस प्लांट की स्पीसीज हमारे पास सुरक्षित है। क्योंकि अगर वो प्लांट बाई चांस एक्सटिंक्ट भी हो गया तो हम उसको ग्रो करा लेंगे, बिकॉज हमारे पास उसका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो वैरायटीज़ के लिए भी ये सब किया जाता है, बाकी स्टोरेज तो होता ही है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि भाई पॉलन ग्रेन जो है उसको किस मीडियम में कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। देयर इज ए आंसर कि लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखना लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। नया टॉपिक आता है हमारा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक का, बिल्कुल नई हेडिंग है। इसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे पिस्टिल के बारे में, फिर मेगास्पोरेंजियम क्या होती है, ओव्यूल आएगा, एम्ब्रियोसैक वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पे। तो देखो ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि गायनोसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी गायनोसियम के पास में एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं पिस्टिल। अब पिस्टिल के साथ क्या सीन है, पिस्टिल की नंबर के अकॉर्डिंग हम गायनोसियम को डिवाइड कर देंगे। पिस्टिल एक हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। एक है तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है और एक से ज़्यादा है तो मल्टी, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि भाई अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पिस्टिल होंगी तो वो पिस्टिल हो सकता है आपस में फ्यूज हों, हो सकता है एक दूसरे से टच ना हो रही हों यानी फ्री हों। तो अगर फ्यूज हैं तो हम इस तरह के बोलेंगे सिनकार्पस पिस्टिल बोलेंगे, और अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जिनके गायनोसियम में फ्यूज्ड पिस्टिल मिले उसमें बोलेंगे कि यहाँ पे सिनकार्पस कंडीशन मिल रही है, जहाँ पे फ्री पिस्टिल मिले वहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन मिल रही है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि लाइक फ्यूज्ड वाले को ही ले लो। फ्यूज्ड वाला क्या है, सिनकार्पस है, ठीक है। सिनकार्पस का एग्जांपल हो गया पाइपेवर, अभी आगे डायग्राम में भी दिखाया जाएगा। और एपोकार्पस का एग्जांपल क्या हो गया, सिनकार्पस का क्या था, पाइपेवर, और एपोकार्पस का हो गया माइकेलिया, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल अभी आगे डायग्राम में भी दिखाए जाएंगे, आपको याद भी होने चाहिए। फिर आता है पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बेसिक कौन से पार्ट हुए, 3। तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। SSO याद रखना आप, ऐसे है ना, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तीनों के बारे में छोटी छोटी लाइनें वो याद रख लेते हैं हम लोग। स्टिग्मा क्या करता था, स्टिग्मा वो जगह जहाँ पॉलन ग्रेन आके गिरेगा, तो इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, है ना। स्टाइल क्या है, इलांगेटेड
स्लेंडर पार्ट, एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट इस तरह से जाती है, ठीक है एकदम। फिर ओवरी की बात करें, सो इट इज़ अ बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ये थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है। इनको हम डायग्राम में भी एक बार देख लेंगे। फिर पहले ये पॉइंट फिनिश कर लें कि ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल किसे कहते हैं। देखो ओवरी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, एक जगह मिलती खाली होती है, उसको ओवेरियन कैविटी कहते हैं, उसी को हम लॉक्यूल भी बोलते हैं। इसी लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा रहता है, ठीक है। सो द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या क्या चीज़ें अराइज हो पा रही थी, मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एक है तो एग्जाम्पल क्या हुआ, वीट पैडी मैंगो, ठीक है, वीट पैडी मैंगो। और अगर एक से ज़्यादा है तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। एक चीज़ याद रखना, वाटरमेलन को फोड़ के देखो, काट के देखो, उसमें कितने सारे बीज दिखाई पड़ेंगे। पपाया को देखो, उसमें बहुत सारे बीज दिखाई पड़ेंगे। ऑर्किड में भी कई सारे छोटे छोटे सीड्स दिखेंगे। तो ऐसे याद रखना, मोर देन वन, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल दिखाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 डायग्राम्स हैं, चारों को देखते हैं। पहले डायग्राम को आप लोग थ्योरेटिकली तो अभी यहाँ पे देख ही चुके हैं। जैसे क्या पार्ट था, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में क्या बताया गया, इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पॉलन ग्रेन आएगा इनके ऊपर। दूसरा स्टाइल इज स्लेंडर, ठीक है, लॉन्ग स्टॉक जैसा है, पतला सा। नीचे आ जाओ तो ये उठा हुआ हिस्सा देखो दिख रहा है, ये ओवरी हो गया, उसके जस्ट नीचे थैलेमस लगा हुआ है, ठीक है। ये हिबिस्कस प्लांट का है, किसका है ये भी याद रखना है, ये हिबिस्कस प्लांट का है। हिबिस्कस प्लांट का एक पूरा पिस्टिल दिखाया गया है आपको, ठीक है। और बाकी फ्लोरल पार्ट भी होंगे इसमें, है ना, आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनको रिमूव कर दिया गया। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, उन्हें हटा दिया गया है, बस जो प्रेजेंट करना था केवल वही बनाया गया है डायग्राम में, ठीक है। सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है एक मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल लिखा है, ये पैपेवर, यही है पैपेवर का, इसमें सिन कार्पस पिस्टिल दिखा गया है। सेकंड वाले में देखोगे तो ये माइकेलिया है, यहाँ एपोकार्पस लिखा है, ठीक। तो डायग्राम में जो लास्ट डायग्राम है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी लेबलिंग आ जाती है ना, लेबल करने के लिए कि हाइलम कहाँ है, फ्यूनिकल कहाँ है, माइक्रोपाइल कहाँ है, ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो देखो लेबलिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको जूमिंग करके। लो, बड़ा आसान सा चीज़ है। सबसे नीचे आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इट इज़ चैलेजल पोल, सीपी। सबसे नीचे क्या है, सीपी है, सीपी इज द चैलेजल पोल। फिर बीच में आपको ये सीड जैसा दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज़ न्यूसीलस। तो हम लोग ना उल्टी तरफ से याद करेंगे तो याद रखने में आसानी रहती है। पहले चैलेजल पोल आया, बीच में जो बीज जैसा दिखा, सीड जैसा दिखा, वो एम्ब्रियो सैक हुआ, उसके चारों तरफ का स्पेस जो दिख रहा है वो दैट इज़ न्यूसीलस। न्यूसीलस के जस्ट बाद में देखो इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट के जस्ट बाद देखो आउटर इंटीग्यूमेंट, है ना, am I right? और सीड के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा देखना, ये वाला पॉइंट, जहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, माइक्रोपाइलर पोल। ये चैलेजल पोल आया, चैलेजल पोल के सीधे चले जाओ यहाँ पे, माइक्रोपाइलर पोल आया यानी एमपी। सीपी के जस्ट 90 डिग्री पे एंगल बनाओगे और जहाँ पे ये लेयर कट कर रही है वही माइक्रोपाइलर पोल हो गया। उसके ऊपर जो स्पेस खाली दिख रहा है वो माइक्रोपाइल हो गया, पोल नहीं, पोल तो नीचे है, ठीक। फिर फ्यूनिकल एंड हाइलम, फ्यूनिकल एंड हाइलम, अभी इनको समझेंगे कि एक्चुअली में फ्यूनिकल एंड हाइलम क्या है, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो हाइलम इज व्हाट एंड फ्यूलिकल, फ्यूलिकल देखो ये वाला हिस्सा एंड हाइलम जस्ट नीचे है, तो इसको हाइलम बोलेंगे। तो एक या दो बार इसको, अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डायग्राम को बनाने की भी प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप नीट के लिए हैं तो बनाने की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ लेबलिंग ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये याद रखना। हो सकता है कुछ भी ना पूछा जाए, यही डायग्राम कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में आ जाए, पूछ लें कि किस टाइप का ये
ओव्यूल है। वैसे हमारे यहाँ एनसीईआरटी में टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, ठीक है। तो चूँकि एनसीईआरटी में नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं इतना करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा पर्पस केवल एनसीईआरटी को कवर अप करना है। अब देखो, ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर। किससे अटैच होगा? प्लेसेंटा से। किसकी मदद से? बाय मीन्स ऑफ ए स्टाक। उसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ध्यान देना, इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। ओव्यूल एक छोटा सा चुन्ना सा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से जुड़ा है, और ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने वाला है स्टाक। उस स्टाक का नाम है फ्यूनिकल। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात करें ओव्यूल की बॉडी की, तो वो फ्यूनिकल से जहाँ पे अटैच होती थी, अभी डायग्राम में देखा था, जहाँ पे अटैच होती थी उसे हम हाइलम कहते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि भाई हाइलम ही है जो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है, ठीक है, जहाँ दोनों मिल रहे हैं। जंक्शन किसे बोलते हैं? जहाँ दोनों मिल रहे होते हैं, राइट। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन क्या है? हाइलम। हाइलम इज व्हाट? हाइलम कोई हिस्सा नहीं है, हाइलम इज द रीजन, ठीक है। हाइलम इज द रीजन, एक जगह है। हाइलम एक जगह है ना। जैसे स्टेशन होता है ना, जैसे हम लोग लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पे क्या है? लखनऊ जंक्शन होता है। ट्रेन अगर आप कभी वहाँ जाएँ, ठीक है, तो ऐसे ही वो ट्रेन के लिए जंक्शन है, ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। क्या? हाइलम। तो हाइलम एक जगह हो गई, ठीक है। तो कौन सी जगह? जहाँ ओव्यूल फ्यूनिकल से फ्यूज होता है, उस जगह को हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ वन ऑफ टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स। इन्वेलप लिफाफा बोलते हैं ना हिंदी में, यानी कुछ कवर करने वाला। तो इनके पास कुछ एनवेलप्स भी होते हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का काम यह है कि पूरे न्यूसीलस को इनसर्किल कर लेना, यानी कवर कर लेना, ढक लेना, लेकिन एक जगह पे छोड़ देते हैं ये लोग। टिप पे नहीं कवर करता, टिप पे कवर नहीं कर रहा है, और टिप ही वो जगह है जहाँ एक छोटी सी ओपनिंग, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, वो बनती है। याद रखना, ओव्यूल के पास, हर एक ओव्यूल के पास इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, यानी एक प्रोटेक्टिव एनवेलप पाई जाती है। वो प्रोटेक्टिव एनवेलप उस न्यूसीलस को पूरा इनसर्कल कर लेती है, कवर कर लेती है, केवल एक जगह टिप वाली छोड़ देती है। वहीं पे माइक्रोपाइल बन रहा था। अभी आपने डायग्राम में देखा था, माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे क्या था? माइक्रोपाइलर एंड था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट चले जाएं तो चैलेजा आ जाता है, और चैलेजा के ही नीचे क्या था? चैलेजल पोल ना, जस्ट अपोजिट इसलिए बोला था। जैसे ये था, ये चैलेजल था, सीपी चैलेजल पोल, और इसके जस्ट यहाँ पे क्या था? माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर पोल था, तो इसके जस्ट अपोजिट हुआ ना चैलेजल पोल, ठीक है। सो जो चैलेजा क्या कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो बेसल नीचे वाला हिस्सा है, बेस जो है, वो क्या है? चैलेजा है। नाउ न्यूसीलस को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज न्यूसीलस? इट इज़ अ मास ऑफ सेल। किस, ठीक है, मास ऑफ सेल कहाँ है? इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के अंदर एक गुच्छा होता है, एक मास होता है सेल्स का, जिसको हम न्यूसीलस कहते हैं, ठीक है। एंड सेल्स ऑफ द न्यूसीलस, न्यूसीलस की जो सेल्स होती हैं उनका काम होता है रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेना, एक तरीके से रिजर्व कर लेना, बचा लेना, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूसीलस, न्यूसीलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और फर्स्ट लेक्चर पढ़ के आओगे तो आपको पता होगा कि मेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, ठीक है। वो आप कमेंट करना कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं। नेक्स्ट, एक ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जो है वो क्या कर रहा है? एम्ब्रियो सैक बना रहा है, और एक ओव्यूल से जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट एक प्रोसेस आती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है?
अगर हम इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर दें तो भी आपको समझ आ जाएगा। मेगा स्पोर अलग कर दो, जेनेसिस अलग कर दो। और ये लास्ट लेक्चर में बताया भी था व्हाट इज जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब जनरेट होना, कुछ बन जाना, किसी चीज़ का बन जाना। यहाँ लिखा है मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर का बनना। अब अगर मेगा स्पोर बन रहा है तो किसी न किसी चीज़ से बन रहा होगा, उस चीज़ का नाम मेगा स्पोर, मदर सेल, मदर सेल से ही बन रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसके शब्द में ही पूरी डेफिनेशन थी। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट हो जाता है एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल में। ठीक है, कहाँ पे? इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसीलस। तो क्वेश्चन ये बना कि ओव्यूल कहाँ डिफरेंशिएट होता है? आंसर आएगा माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएट हो जाता है। किस चीज़ में डिफरेंशिएट हो जाता है? अगर ये पूछ रहा है तो मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी में। नाउ इट इज़ ए लार्ज सेल, ये एक बड़ी सेल होती है, कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। बड़ी सेल है भाई, जितनी बड़ी सेल उतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। एमएमसी की खास बात यह है कि मियोटिक डिवीजन ये करेगी। मेगा स्पोर मदर सेल कौन सा डिवीजन करेगी? मियोटिक। अब कई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, यही कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं कि एमएमसी माइटोसिस मत कर देना। ठीक है, मियोसिस। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? भाई मियोसिस क्यों कर रही है, ऐसा क्यों जरूरी है? देखो भाई, मियोसिस करना इसलिए जरूरी है उसके लिए बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग द प्लॉइडी। न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए, प्लॉइडी मेंटेन रहे ताकि, इसीलिए एमएमसी करती है। एमएमसी एक्चुअल में क्या है? डिप्लॉयड सेल है, यानी 2n वाली है। और जब ये मियोसिस कर लेती है तो एन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हैप्लॉइड मेगा स्पोर बना लेती है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन था, मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे सेट कर दिया, चिपका दिया है, एक तरह से कह सकते हो, है ना। सो मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर। मियोसिस से कितने मेगा स्पोर बनते हैं? 4, यानी 4 मेगा स्पोर बनेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, वो देख के लग रहा होगा कि क्या ही है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे डायग्राम्स इनको देखते हैं। ठीक है, लेकिन डायग्राम समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ लेनी है फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, ताकि जब हम यहाँ पे बताएं तो आपको ये ना लगे कि ये कुछ नया आ रहा है। ठीक है, नया वाला फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं एक बार। देखो फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ते हैं। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में जो क्या होता है, वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल। अब यहाँ पे वन ऑफ द मेगा स्पोर का मतलब क्या भाई? अभी बताया था ना 4 बन रहे थे, उसमें एक फंक्शनल है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, समझे? 4 बने, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। जो फंक्शनल बचा उसी ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। और जो मेथड है, मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर, एक अकेली मेगा स्पोर से, एक अकेले मेगा स्पोर यानी सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का बनना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मोनोस्पोर यानी एक था स्पोर, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला गया इसको। यहाँ देखो आपसे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसीलस? एमएमसी, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एमएमसी का तो अभी बताया ही था। देखो शुरू के 2 डबल डबल प्लॉइडी, लास्ट के 2 सिंगल सिंगल प्लॉइडी, यानी न्यूसीलस और मेगास्पोर, न्यूसीलस और मेगास्पोर 2n 2n वाले हैं। और फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड हैं। ठीक है, तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड याद रखने हैं आपको। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये सारी चीज़ें अभी वहाँ डायग्राम में थी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक वगैरह वो सारी चीज़ें डायग्राम में हैं। अभी जब आप यहाँ पढ़ लोगे तो वहाँ चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, हमारे पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर था ना, उसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करेगा। अगेन जहाँ मियोसिस आ रहा है, जहाँ माइटोसिस आ रहा है, इन चीज़ों पे बार बार फोकस जरूर करना, ये मत भूलना। तो मेगा स्पोर
जो फंक्शनल वाला था उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हो गया, इसने माइटोटिक डिवीजन किया तो 2 न्यूक्लियाई बनाए, विच मूव टू द अपोजिट पोल, जो अपोजिट पोल की तरफ चले गए। अब अपोजिट पोल की तरफ जाने से हुआ कि 2 न्यूक्लिएट, यानी 2 बन गए थे ना, तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक बन गया। अब सोचो अगर ये ऐसे ही फिर से कर ले एक बार और डिवीजन माइटोटिक, तो ये 4 न्यूक्लिएट हो जाएगा, फिर से कर ले तो 8 हो जाएगा। तो 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, यानी कि में फंक्शनल मेगा स्पोर ने 3 बार डिवाइड किया और फाइनली बना ली 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसाइक, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसाइक। सो इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दीज, ये चीज़ देखने वाली है आपको कि माइटोटिक डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है। फ्री न्यूक्लियर का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा बट वो सेल वॉल फॉर्मेशन उसके तुरंत बाद नहीं होगी। जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल वॉल बन जाती है और एक नई सेल बन जाती है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है बट नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई, सेल वॉल लेट डाउन कर गई, उन्होंने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक, और है ना। अभी इसको हम वहाँ पे देखेंगे भी कि एम्ब्रियोसाइक के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे डायग्राम में। तो ये जो 8 न्यूक्लियर स्टेज आई, इसको समझ लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना कि 8 न्यूक्लियर स्टेज हमें समझनी है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर, 8 न्यूक्लियर में 8 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से 6 क्या करते हैं, 8 सराउंडेड बाय सेल वॉल, 6 के चारों तरफ सेल वॉल आ गई, 6 के चारों तरफ क्या आ गया, सेल वॉल आ गई, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेल, यानी वो 6 न्यूक्लियस तो 6 सेल में बन गए, यानी ये 8 में से 6 तो सेल बन गई, 6 सेल बन गई, बचे 2 को हम बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ये कहाँ होंगे, एग अपैरेटस के जस्ट नीचे इन द लार्ज सेंट्रल सेल। कहाँ होंगे, बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे डायग्राम में। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक में सेल्स का भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। दीज सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड पे जाके इकट्ठा हो जाती हैं और एग अपैरेटस बना लेती हैं, और यही एग अपैरेटस के अंदर हम ध्यान दें तो ये 3 सेल थी ना, तो 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल थी, राइट, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल थी एग अपैरेटस के अंदर। फिर बात करें कि भाई जो ये सिनर्जिड है उसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग भी पाई जाती है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे है, यानी माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड की स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, उसे हम थिकनिंग, उस सेलुलर थिकनिंग को क्या बोलेंगे, यानी कि सेल का थिक हो जाना, वहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स आके लग जाती हैं जो थोड़ी मोटी होती हैं, उस जगह उस पर्टिकुलर टिश्यू को बोल देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करो कि सिनर्जिड में जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब को गाइड करने वाला फिलीफॉर्म अपैरेटस है। 3 सेल चैलेजल एंड पे लगी होती हैं, उन्हें एंटीपोडल बोलते हैं। 3 सेल कहाँ लगी हैं, चैलेजल एंड पे, उन्हें एंटीपोडल बोलना है। फिर एक लार्ज सेंट्रल सेल जो कि पहले ही बताया था, और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो बचे हुए थे, तो टोटल जोड़ोगे तो 8 निकलेंगे। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। तो एक बार तो नीट में यही आ गया क्वेश्चन, ये जो लास्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है यही नीट में पूछ लेगा। तो लाइक सोचो सबसे आसान सवाल कि एंजियोस्पर्म में कितने न्यूक्लिएट कितने सेल्ड एम्ब्रियोसाइक पाया जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर। सो एटिपिकल एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसाइक जो होता है मैच्योरिटी पे कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। अब थोड़ा सा एक बार डायग्राम में ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ, फिर आपका ये वाला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही उसमें अच्छा लगेगा पढ़ने में। एंड अब चलो सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ता हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो टोटल 8 न्यूक्लियस ढूंढो और 7 सेल, है ना, इतना चल रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि 8 में से अभी मैंने बताया था ना, आउट ऑफ 8 6 तो ऐसे थे जिनके चारों तरफ सेल्स आ गई थी, 6 ऐसे थे जिनके चारों तरफ सेल वॉल आ गई थी, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बच गए थे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बच गए थे। उसके अलावा ये जो 6 थी ये भी डिवाइड हो गई थी। कैसे? देखो एक तो सेंट्रल सेल हो गई, एक तो सेंट्रल सेल, ये जो पूरी आपको दिख रही है बड़ी सी लार्ज सेंट्रल सेल, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, एक तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो लार्ज सेंट्रल सेल हो गई, राइट। अब ऊपर देखो ये 3 एंटीपोडल दिख रही हैं चैलेजल एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखोगे तो आपको ये दोनों सिनर्जिड भी दिख रहे हैं, राइट। पोलर न्यूक्लियाई बीच में दिख रहा है, एक अपैरेटस थोड़ा सा बिहाइंड दिखाया जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो एक है वो। अब देखो 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल, 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल दिख रहा है, 3 तो बने हैं यहाँ पे, 3 ऊपर एंटीपोडल सेल 6 हो गई, एक लार्ज सेंट्रल सेल, टोटल 7 हो गई। तो 7 सेल्ड वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर। 8 न्यूक्लिएट की बात आती है, ठीक है। तो देखो 8 न्यूक्लिएट में 2 तो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये तो पोलर न्यूक्लियाई हैं ही, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और एक न्यूक्लियाई इन सभी सेल में है, राइट। तो पोलर न्यूक्लियाई वाला बस एक्स्ट्रा हो जाता है, 3 ऊपर 2 नीचे और एक ये, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 और बीच वाले 2 8, ठीक है, 6 हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि यार 7 सेल हैं तो 7 न्यूक्लियाई होते, एक एक्स्ट्रा कैसे हुआ? तो अगर कंफ्यूज हो गए तो एक चीज़ देखना, एक लार्ज सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस नहीं है, तो 6 सेल में 7 सेल है ना, एक्चुअली सॉरी 7 सेल हैं हमारे पास, और 7 सेल में जो 6 सेल हैं वो कैसी हैं, क्या हो गई है, वेट, हाँ देखो 7 सेल थी, 7 में एक तो लार्ज सेंट्रल सेल है, अब इसका न्यूक्लियस है नहीं तो बची 6, यानी 6 के 6 न्यूक्लियस होंगे, 6 के 6 न्यूक्लियस होंगे 6 सेल के, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो 6 और 2 8, तो इस तरह से 8 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। ये बताना था बस। बाकी यहाँ पे स्टेजेस दिखाई गई हैं, बाकी डायग्राम्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाला था जो समझने लायक था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा टारगेट तो केवल नीट के स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग एनसीईआरटी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बहुत से पॉइंट छूट जाते हैं, या फिर सही से रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर भूल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको की नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि इन लेक्चर्स को थोड़ा सा और बेटर किया जा सके। तो आप अपने सजेशंस ज़रूर बताएं ताकि हम इन्हें थोड़ा और अच्छा कर सकें, बेटर कर सकें, और आपके लिए हेल्पफुल हो सके ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।